हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर 4 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 3 ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। हमने एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, कैसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक। फिर हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज देखी थी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला निकाला था। तो सारे की बेस्ड पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके हम पूरा डिटेल स्टडी आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। आपको करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो सिंपली। ओके, पहले पॉज करके ट्राई कर लेना, उसके बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको उसको पॉज करके ट्राई करना है। मैं होप करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा एटॉमिक फिजिक्स का। नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ सकती है बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है आपको डीपली क्लियर हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो तो अच्छी बात है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन n equal to 2 to n equal to 1 in the atoms and the ions given below. The shortest wavelength is produced by। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा अगर सारे लोग n equal to 2 से n equal to 1 में ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो वेवलेंथ की कहानी पूछी है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² / n²। ठीक है, Z² / n²। ओके, और हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला भी देखा है। वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको याद हो, 1/λ इक्वल टू हमने देखा है RZ² 1/n1² - 1/n2²। क्लियर, ये फॉर्मूला हमने देखा है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर क्या बोला है यहाँ पे? देखो अलग अलग एटम्स दिए गए हैं। अब सबका क्या है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम दिया है और लिथियम दिया है। ठीक है, किसी किसी का एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? -13.6 Z² / n²। या तो वेवलेंथ के फॉर्मूले में भी देख लो कि जो 1/λ है, क्या देखो जो 1/λ आ रहा है ना, देखो ये तो दोनों में, ये तो सब में सेम है। n1 n2 सब में सेम है बिकॉज दोनों सब लोग 2 से 1 आ रहे हैं, तो ये तो सब में सेम होगा, इसलिए ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज होगा सिर्फ z। तो 1/λ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² है, मतलब जो लैम्बडा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z² है। लैम्बडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z²। तो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिसका Z सबसे ज़्यादा होगा, जिसका Z सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा Z किसका है? देखो हाइड्रोजन एटम है, उसका Z = 1 होता है। ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन एटम का ही आइसोटोप है। हीलियम देखो He+, हीलियम का होता है Z = 2 और लिथियम का होता है Z = 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? डी ऑप्शन, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, मतलब Li+2। डबली आयोनाइज्ड मतलब Li+2, क्योंकि जो बोर्स मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे वैलिड होता है ना, तो लिथियम +2 में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ये Z सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था पहले कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसको रफ करके करते सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा थोड़ा बहुत हम क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है? एज द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फिर होगा क्या? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, देखो समझो, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक कोई एटम है, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, बस वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो बिकॉज बोर्स मॉडल उस पर वैलिड है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? हमको पता है ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। पहला क्या है? हमारा ग्राउंड स्टेट। उसके बाद n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट और n = 1 होता है ग्राउंड स्टेट। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड से लेके ग्राउंड तक। मतलब कि मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, हमको रैंडम यहाँ ले लेता हूँ, चलो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, यहाँ से लेके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। क्लियर है, मतलब n की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, n की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। डेफिनेटली एक्साइटेड स्टेट 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है, हम तो एक रैंडम मान के चल रहे हैं, कोई n = n है, लेकिन आ रहा है ग्राउंड पे, मतलब डेफिनेटली n की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि क्या होगा काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी पे क्या क्या होगा? देखो एटम तो सेम ही रहेगा, मतलब Z की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, एटम तो सेम ही है, मतलब Z की वैल्यू सेम है। वेरी क्या करेगा? n की वैल्यू वेरी कर रही है। अब उसके ऊपर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपको मैंने ये भी बात बताई है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला क्या है? +13.6 Z² / n²। और जो टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, -13.6 Z² / n²।
और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी नेगेटिव आता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला सब डिराइव किया है, लेकिन और 2 टाइम्स आता है काइनेटिक एनर्जी का, 2 टाइम्स, ठीक है, और नेगेटिव होता है इंटू z²/n²। मतलब सिंपली ये सब दिखाने का रीज़न यही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो पॉजिटिव है और टोटल और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और ध्यान से देखो कि जो सारे में देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। मतलब क्या है कि आप n डिक्रीज कर रहे हो। देखो आप क्या कर रहे हो, n इक्वल टू ज़्यादा से लेके n इक्वल टू कम तक आ रहे हो, n की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो, n की वैल्यू आप डिक्रीज कर रहे हो। n की वैल्यू डिक्रीज करोगे मतलब सिंपली काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। देखो ये सब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू वाइज इंक्रीज करेंगी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करेंगी। लेकिन बिकॉज इनके आगे माइनस लग गया है ना, देखो ये भी इंक्रीज करेगा क्योंकि क्या है n डिक्रीज कर रहा है, n डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन बिकॉज आगे माइनस साइन है ना, इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब भाई ये भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है लेकिन आगे माइनस है तो माइनस में इंक्रीज कर रही है। माइनस में इंक्रीज करना मतलब कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, मतलब ओवरऑल अगर n की वैल्यू घटाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा क्योंकि ये पॉजिटिव है, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी के सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रहे थे, लेकिन अगर पूरा वैल्यू वाइज देखा जाए तो ये जो है डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई करो। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एन हाइपोथेटिकल एटम हैज 3 एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एक एटम दिया है जिसके पास 3 एनर्जी लेवल है। द ग्राउंड स्टेट, तेरे यहाँ पे बना देता हूँ। चलो एक हाइपोथेटिकल एटम है, हमको नहीं पता है कौन सा एटम है, इन्होंने बोला ये एटम है। क्या बोल रहे हैं, उसके जो ग्राउंड स्टेट है ना उसकी एनर्जी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और द 2 एक्साइटेड स्टेट है एनर्जी -6 एंड -2। देखो E2 है, मतलब सेकंड पे आ रहा है -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड पे आ रहा है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह से हमको एनर्जी दी गई है, ये एनर्जी से। अब बोला गया क्वेश्चन के अंदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्पेक्ट्रम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल बी नॉट प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब कौन सा वेवलेंथ इसमें से नहीं मिलेगा हमको इमिशन स्पेक्ट्रम में। तो देखो सिंपली हो क्या सकता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, जो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, हम तो हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, और कौन सा वेवलेंथ पॉसिबल नहीं हमको निकालना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। या तो एनर्जी दी गई है तो एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं। देखो एनर्जी दी गई है ना यहाँ पे, तो एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं इसको। तो डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है E ऑफ n2 माइनस ऑफ E ऑफ n1, इस तरह लिख दिया हमने। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है, एनर्जी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। क्लियर है? अब हमको कौन सा वेवलेंथ इसके अंदर पॉसिबल नहीं वो चेक कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ये मान लो n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या ट्रांजिशन कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 2 चला जाए। देखो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है n = 3 से लेके n = 2 तक। एक पॉसिबल 3 से लेके डायरेक्टली 1 में आ जाए इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो n = 3 से लेके n = 1 में डायरेक्टली आ जाए। और एक ऐसा पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन n = 2 में हो n = 1 में आ जाए। ठीक है, n = 2 में से n = 1 में। हमको सारे पॉसिबल ट्रांजिशन देखना है और देखना है कौन से वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखो n = 3 से लेके 2 में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, -2 अगर 3 से लेके 2 में आएगा। देखो ध्यान से, अगर n = 3 से लेके n = 2 में आ रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई कितना होगा, डेल्टा ई हो जाएगा 2 - ऑफ -6, -2 माइनस ऑफ -6 तो हो जाएगा +4। क्लियर है? उसी हिसाब से अगर हम देखा जाए, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अगर हम n = 3 से लेके n = 1 तक आते हैं तब डेल्टा ई कितना होगा, -2 माइनस ऑफ -8 मतलब हो जाएगा +6। क्लियर है? और n = 2 से लेके n = 1 तक आते हैं तब 6 माइनस ऑफ -8 हो जाएगा +2, तो डेल्टा ई हो जाएगा +2। तो देखो 3 मतलब एनर्जी का चेंज पॉसिबल है। अब एनर्जी के चेंज से पॉसिबल से हम निकाल सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, +4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमको क्या पता होता है कि एनर्जी क्या होता है, Hc/λ, Hc/λ
लैम्बडा। क्लियर है। और अगर हम मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखे, हमारा जो आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो ध्यान से इस तरह से लिखते हैं, ये तो हमारा 1240 बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, लैम्बडा इन नैनोमीटर अपॉन, देखो सारे ऑप्शन किस में दिए गए हमको, नैनोमीटर में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, हमने ये भी पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला, हमने ये भी पढ़ा है कि H/C की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो 1240 बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लैम्बडा हो जाएगा 1240 बाई एनर्जी, 1240 बाई डेल्टा ई, ठीक है, 1240 बाई डेल्टा ई। तो 1240, एक डेल्टा ई क्या पॉसिबल है 6, ठीक है। हम पहला क्या है 4, तो 4 ट्राई करो तो कितना आंसर आ रहा है 4310। तो एक आ रहा है 310 नैनोमीटर, तो 310 ऑप्शन में है, चलो वो तो पॉसिबल है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या आएगा चेक करते हैं, इक्वल टू 1240, ठीक है, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अब सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या आएगा 1240 बाई 6 आएगा, तो 6 2 जा 12 और 6 मतलब 200 ऐसा कुछ आएगा 7 के आसपास, तो 207 भी है इसके अंदर, 200 फिर 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 6.66 ऐसा कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 207 है। तो अपना जो है ए ऑप्शन भी सही है। अब बचा रह गया तीसरा वाला 2 वाला, चेक कर लो, तो 1240 डिवाइड बाई 2, तो 620 भी आ रहा है, 620 भी पॉसिबल है, मतलब 207, देखो 310, 207 और 620 पॉसिबल है, मतलब 465 वाला पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है अगर 3 एनर्जी लेवल की बात करें तो, या तो 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, यही पॉसिबल है ना, क्योंकि इमिशन बोला है। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल नॉट बी प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन मतलब कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हायर से लोअर भी जाएगा, लोअर से हायर में नहीं जा सकता। आप ऐसे बोलोगे 1 से 2 में, ऐसा नहीं, इमिशन में ही, ठीक है। तो 3 से 2 या तो 3 से 1 या तो 2 से 1। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, ट्राई करो उसको। ओके, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n=4 से लेके n=3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देन इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। क्या बोल रहे हैं पता है, जब हम n=4 से लेके n=3 तक ट्रांजिशन कर रहे हैं तो कौन सा रेडिएशन आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो कौन से रेडिएशन के अंदर हमको जो इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा, सिंपली देखो आपको या तो ऑर्डर बताओ आपको तो ना, तो आप सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेस आता है, फिर आता है विजिबल वाला, फिर आता है मतलब कि इंफ्रारेड रेस, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करें, इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करें तो ठीक है, मतलब अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है विजिबल का, उससे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड रेस का, ठीक है। उसके बाद आगे वगैरह रेडियो माइक्रोवेव्स आएंगे, अपने को ये 3 से काम है। तो ध्यान से देखो n=4 से लेके n=3 में अल्ट्रावायलेट मिल रहे हैं, और आपको याद हो कि हमारा जो लाइमन सीरीज़ था उसके अंदर हमको अल्ट्रावायलेट मिलता था, उसके बाद हम बाल्मर सीरीज़ पे पहुंचते थे तो हमको जो है मतलब कि विजिबल रीजन मिलता था, फिर आगे हमको इंफ्रारेड मिलता था। तो इंफ्रारेड मतलब क्या है कि हमको ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए, अभी इसमें हमको कम वेवलेंथ मिल रहा है। ज़्यादा वेवलेंथ किस में मिलेगा हमको, जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Hc/λ, हमको चाहिए क्या, हमको वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमको इंफ्रारेड रीजन चाहिए, मतलब हमको वेवलेंथ चाहिए मैक्सिमम। उसके लिए होगा क्या, देखो ये फॉर्मूला आएगा, उसके लिए मतलब एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। वेवलेंथ हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम, मतलब एनर्जी का डिफरेंस जो होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में करेक्ट होगा, देखो ध्यान से 2 से 1 में जाएगा तो कोई मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम आएगा, क्योंकि 2 से 1 तो जो लाइमन सीरीज हो गया, देखो 2 से 1 में क्या होगा, 2 से 1 गया तो ये तो लाइमन सीरीज की बात हो गई। जब कहीं से भी ट्रांजिशन करके अगर 1 में जाता है तो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन वाला सीरीज किस में लाई करता है, वो तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। 3 से 2 वाला, 3 से लेके 2 जाएगा तो ये कौन सी सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में कहाँ जाते थे हम, विजिबल रीजन के अंदर, तो वो वाला भी गलत है। 4 से लेके 2 ये भी बाल्मर सीरीज है, 4 से लेके 2 कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज, तो ये भी जो है हमारा कौन से रीजन के अंदर आएगा, विजिबल रीजन के अंदर आएगा, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है, सही है 5 से लेके 4 तक, 5 से लेके 4 तक, ठीक है। सही कौन सा होगा, 5 से लेके 4 तक, क्योंकि ये कौन से रीजन के अंदर आएगा, ये आएगा देखो
क्या आता है, लाइमन बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, ये अपना ब्रैकेट सीरीज में आएगा। और ये सारे किसकी तरफ जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। क्लियर है? आपको ऐसे नहीं समझ पड़ रहा है तो आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो कि भाई इस 5 से लेके 4 में जाएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Z²/n², है ना, 13.6 Z²/n²। तो n का डिफरेंस से आप चेक कर लो, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि n² का डिफरेंस ले लो। देखो कौन से में एनर्जी का डिफरेंस सबसे, मतलब n की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे 5 से लेके उतना जितना ज़्यादा उतना एनर्जी कम, समझ रहे हो ना, उसी हिसाब से अपना ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे भी आपको समझ पड़े आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1 एंड एमिट्स अ फोटोन। क्या बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, n = 2 से लेके n = 1 तक, और फोटोन एमिट होता है। क्लियर है? वही जो फोटोन उसमें से निकला वो स्ट्राइक करता है डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम को in excited state Z = 3 and completely remove the orbiting electron, the least quantum number for the excited state of the ion। क्या बोलने पता है, पहले क्वेश्चन समझो कि हाइड्रोजन एटम है, मान लो अपना हाइड्रोजन एटम है इस तरह से, इसमें से जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन n = 2 से लेके, मान लो n = 1 है या n = 2 है, n = 2 से n = 1 में इलेक्ट्रॉन गया तो इसने जो है निकाला फोटोन, इसने क्या एमिट किया, फोटोन। अब यही जो फोटोन है, ये जो फोटोन यहाँ से एमिट हुआ है, ये स्ट्राइक किया किसको, लिथियम एटम को, स्ट्राइक किया किसको, लिथियम एटम जो कि Z = 3 से है। ठीक है, लिथियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। तो मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, हमको नहीं पता, मान लो n = n में है, हमको नहीं पता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को फोटोन स्ट्राइक करता है तो वो एनर्जी लेके क्या निकल गया। ठीक है, वो एनर्जी लेके क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, मतलब आयनाइज हो गया। क्लियर है? तो हम करेंगे क्या, इसमें से एनर्जी निकालेंगे, वो एनर्जी को इसके साथ इक्वेट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो ये जो एनर्जी है वही एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है वही एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जा रहा है, तो इसकी एनर्जी हम निकालेंगे, उसके बाद इससे हम इक्वेट कर देंगे, वही तो करेंगे सिंपली। तो क्या इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इक्वल टू क्या है, 2 से लेके 1 तक जा रहा है ना, देखो n = 2 से लेके n = 1 तक, तो एनर्जी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसे एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 Z²/n²। क्लियर है? और अगर n1 n2 के टर्म में बात करें तो -13.6 क्या हो जाएगा, पहले वाले की बात करूँ अगर देखो तो Z² अपॉन n1² अपॉन -13.6 Z²/n2²। ठीक है, इस तरह से बनेगा ना, दो एनर्जी का डिफरेंस ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से -13.6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/n2² - 1/n1²। तो फॉर्मूला ये निकल के आता है। Z की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो Z तो निकल गया। अब n1 n2 क्या है, 2 से लेके 1 तक, तो -13.6 1/1 - 1/4। देखो ये वैल्यू ऑल और पॉजिटिव लेके आएंगे हम, उसी तरह से हम सोच रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -13.6 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/4। इस तरह से हो गया ना, तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई, हमारे पास ये एनर्जी आ गई। तो हमको ये एनर्जी किससे मिला, 2 से 1 में ट्रांजिशन किया, तो अब वही एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहाँ से, n = n से लेके n = इन्फिनिटी तक, n = n से लेके n = इन्फिनिटी तक। देखो हमको नहीं पता कौन से सेल के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये तो बोला गया है कि वो सेल से लेके वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, एंड कंप्लीटली रिमूव द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसको निकाल दे रहा है। ठीक है, तो कहाँ निकाल देना, मतलब कि n = इन्फिनिटी तक, तब मुझसे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर है, इसको आप नोट कर लो, -13.6 × 3/4। तो यहाँ से जो एनर्जी आई है वो क्या आई है, -13.6 × 3/4। अब इसी एनर्जी को हम इनके साथ इक्वेट करेंगे, इनकी एनर्जी क्या आ रही है, इनकी एनर्जी होगी -13.6 1/n² - 1/∞², इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू -13.6। और दूसरी बात यहाँ पे Z की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, Z की वैल्यू आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या लिथियम है, तो लिथियम की Z की वैल्यू क्या होती है, 3। तो यहाँ पे इस तरह से होगा ना, 13.6 Z² ×
9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एन का स्क्वायर ना, सॉरी 1 अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और z की वैल्यू क्या है 3 है, z की वैल्यू क्या है 3 है, मतलब 9 हो जाएगा 9 बाई एन स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो हो गया 0। क्लियर है, तो यहाँ से एनर्जी क्या निकल गया ये। अब इसको इसके साथ हम इक्वेट करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है देखो ध्यान से, द लीस्ट क्वांटम नंबर फॉर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द आयन। हमको लीस्ट वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हम। लीस्ट वैल्यू पूछी मतलब कम से कम कितनी वैल्यू हो जिससे कि आयोनाइज हो जाए, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन? ये जो एनर्जी होनी चाहिए ना, ये जो एनर्जी होनी चाहिए ये सफिशिएंट होनी चाहिए इसको निकालने के लिए, मतलब ये एनर्जी इसके ज़्यादा हो या इससे बराबर हो। ठीक है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे बराबर। तो क्या करेंगे हम, देखो जो भी एनर्जी है, देखो समझ रहे हो, यहाँ से फोटॉन से जो भी एनर्जी निकली होगी वो कम से कम इसकी एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा होगी, तभी तो इसको आयनाइज कर पाएगी। समझ रहे हो ना। तो लीस्ट क्वांटम नंबर पूछा है, तो क्या करेंगे हम पता है, -13.6 इंटू 3/4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 9/n²। जो एनर्जी यहाँ से निकली वही एनर्जी को हम यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं, तो -13.6 तो कैंसिल हो जाएगा। तो एन देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये एनर्जी जो है इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, n² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 इंटू 4/3, 9 इंटू 4/3। तो यहाँ से आ रहा है n² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू n की क्या हो सकती है, n इक्वल टू 3 पे तो 9 आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 12 होनी चाहिए, मतलब n की जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, वो 12 से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हमको इनइक्वालिटी लगा के करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर ये आता, आपका आंसर नहीं तो ये आता n इक्वल टू 12। तब क्या करते आप, n इक्वल टू 3 लेते कि n इक्वल टू 4 लेते, क्या लेते, आप कंफ्यूज रहते। इसलिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये जो एनर्जी है वो इस एनर्जी से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। क्लियर है, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आएगा। ओके, खूब से आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा कि जो भी एनर्जी यहाँ से निकली वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा और आयनाइज हो जाएगा। तो हम दोनों की एनर्जी को इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल लिए। ये क्वेश्चन आया था कब, 2016 में आया था। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। चलो इसको रफ करके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। देखो जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2013 का। द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 4.5 a0। मतलब हमको रेडियस दिया गया है, रेडियस क्या दिया गया है हमको, 4.5 a0 दिया गया है, वेयर a0 इज द बोर्स रेडियस। ठीक है, इस एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2π। हमको एंगुलर मोमेंटम दिया गया है 3h/2π। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है, मतलब यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि n की वैल्यू 3 है। यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि n इक्वल टू 3, और कुछ नहीं पता चल रहा इतना अभी तक। इट इज गिवन दैट प्लैंक कांस्टेंट इज h and r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट। डी एक्साइट मतलब हायर से लोअर जा रहा है, डी एक्साइट, एक्साइट होता है मतलब लोअर से हायर, डी एक्साइट मतलब हायर से लोअर जाना। ठीक है, तो पॉसिबल वेवलेंथ निकालना है हमको, लेकिन हमको पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू rz² अपॉन 1/n1² माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे z नहीं पता, z कितना है, z हम इससे ये दोनों कंडीशन से निकालेंगे। हमको क्या दिया है, रेडियस 4.5 a0 दिया है। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे a0 क्या होता है, a0 क्या है, a0 इज द बोर्स रेडियस, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया है 3, तो इससे कंपेयर करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.5, a0 क्या होता है n²/z, a0 क्या होता है n²/z होता है। क्लियर है, a0 क्या होता है n²/z, या तो ऐसे बोलो कि बोर्स रेडियस a0 इक्वल टू, ठीक है, n²/z, n की वैल्यू क्या है 3 है और हमको z की वैल्यू निकालनी है। देखो n की वैल्यू 3 है और हमको z की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा n²/z। क्लियर है, या तो ऐसे बोलो इसको, देखो ध्यान से, हम z इक्वल टू, हमको क्या दिया है a0, a0 क्या है बोर्स रेडियस, और पता है ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो हम इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं 4.5 a0, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं n²/z इज इक्वल टू 4.5 इंटू z, और 1 की वैल्यू 1 डालो, z की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू 1, तो ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, n²/1। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी दी है हमको, सॉरी z की वैल्यू हमको ढूंढनी है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/z इक्वल टू हो जाएगा 4.5। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, देखो z की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 4.5, मतलब इक्वल टू हो जाएगा 2।
समझ रहे हो ना। बोर्स रेडियस ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, तो z इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 करके हम इस तरह से पुट करके हम जो है z की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 का इक्वल। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 2। बस हमको यही इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, z इक्वल टू हमको मिल गया 2, बस उसके ऊपर से अब हम निकाल सकते हैं। अब वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं पॉसिबल वेवलेंथ, तो ये मल्टीपल करेक्ट है, पॉसिबल वेवलेंथ। अब n इक्वल टू 3 में है इलेक्ट्रॉन, तो 3 से लेके क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है 3 से लेके 1, एक 3 से लेके 2 और एक 2 से लेके 1। क्लियर है, इस तरह से ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। तो कितने वेवलेंथ पॉसिबल हैं, हम पता है इस तरह से ड्रॉ करते थे स्पेक्ट्रम, याद हो ना, इस तरह से हम स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करते थे। n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल, एक तो 3 से लेके 2, ठीक है, एक 3 से लेके 1 और एक 2 से लेके 1, इस तरह से पॉसिबल। तो ये एक वेवलेंथ मिलेगा, दूसरा वेवलेंथ मिलेगा, तीसरा वेवलेंथ, तो टोटल 3 वेवलेंथ पॉसिबल हैं। जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालते थे ना, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, तो 3 वेवलेंथ पॉसिबल होगा, एक इसके बीच का, इसके बीच का, ये, तो वो 3 हम निकालते हैं क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, ओके। चलो पहले हम ट्रांजिशन लेते हैं 3 से लेके 1 तक का। एक ट्रांजिशन लेता हूँ मैं 3 से लेके 1, तो वेवलेंथ क्या मिलेगा 1/λ इक्वल टू r। z की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r 1/1 माइनस 1/9, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4r इक्वल टू इंटू 8/9, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 9/32r, 9/32r। तो ये ऑप्शन में है क्या 9/32, हाँ, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। दूसरा ट्रांजिशन लेते हैं हम 3 से लेके 2 तक का, तो 1/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4r, देखो z की वैल्यू 2 पुट किया तो 4r 1/4 माइनस 1/9। क्लियर है, तो 9 माइनस 4 5/36 हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू 4r इंटू 5/36। तो एक आंसर आ रहा है λ इक्वल टू 36/20r। ठीक है, इसको कैंसिल करें तो 18/10, या तो बोलो 9/5r आ रहा है, 9/5r, 9/5r ऑप्शन में है क्या 9/5, हाँ सी ऑप्शन में है 9/5, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बाकी 2 चेक कर लेते हैं। अब तीसरा पॉसिबल कौन सा है हमारे पास 2 से लेके 1 तक, तो 2 से लेके 1 तक भी चेक कर लेते हैं हम। तो 2 से लेके 1 करेंगे तो 1/λ की वैल्यू क्या आ जाएगी r² 1/4 माइनस 1/1 माइनस 1/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा λ इक्वल टू 4r इंटू 3/4, है ना, 4r इंटू 3/4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, λ इक्वल टू आ रहा है 1/3r, λ इक्वल टू आ रहा है 1/3r, तो 1/3r तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1/3r तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। समझ पड़ गया ना किस तरह से निकालना है। ये पॉसिबल वेवलेंथ वाले बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, तो उसको आप देख लो कैसे किया जाता है। ओके, आई होप से ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। हमने ये इन्फॉर्मेशन से n इक्वल टू वैल्यू निकाली और ये इन्फॉर्मेशन से हमने z की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने z और n मिल गया, उसके बाद हम λ निकाल लिया अपना। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एन एक्साइटेड 2019 का क्वेश्चन है ये, एन एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन, ठीक है, मतलब जो He प्लस आयन है, He प्लस आयन, एन एक्साइटेड हीलियम एटम, 2 एटम्स इन सक्सेशन, वन वी वैल्यूइंग 108.5 and 30.4 नैनोमीटर इन मेकिंग ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो काउंटर नंबर n कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, क्या बोल रहे हैं पता है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं को दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये थोड़ा इजी है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से हीलियम एटम है, ओके, मान लो ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, और डॉट डॉट करके n इक्वल टू n है ये, मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लो अभी n इक्वल टू n में है, n इक्वल टू n में, ठीक है, n इक्वल टू n में है इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ से क्या किया इलेक्ट्रॉन ने, मतलब कि 2 वैल्यू निकाले, एक तो 108.5 और एक 30.4, और लास्ट में क्या है, इन मेकिंग ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आया तो कुछ वेवलेंथ एमिट हुआ, उसके बाद यहाँ से लेके ग्राउंड स्टेट में आया। ठीक है, मान लो ये n इक्वल टू कुछ दूसरा वैल्यू है, ये m है वैल्यू है,
मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ आया और फिर यहाँ से लेके यहाँ, तो इसमें इसकी वेवलेंथ निकली 108.5 और इसमें इसकी वेवलेंथ निकली 30.4 नैनोमीटर। ठीक है, हमको निकालनी है कि n की वैल्यू क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजेस टू वेवलेंथ इन सक्सेशन, एक तो इसमें से इसमें गया तो कुछ वैल्यू निकला, अब ये वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, फिर इसमें से ग्राउंड पे गया, मतलब एक तो वैल्यू हमको पता है n = 1 है, लास्ट में ग्राउंड मतलब n = 1 वो पता है हमको, और हमको निकालनी है कि क्वांटम नंबर 1 करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एक्साइटेड स्टेट, इनिशियल मतलब पहले कहाँ था वो, सबसे पहले वो हमको निकालना है इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक मान लो n = n से लेके n = m में गया और m से लेके 1 में आया, ऐसे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/λ = rz² 1/n² -1/m² -1/n²। ठीक है, हमने इक्वेशन बनाया। ठीक है, ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो कम होएगा तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ पता है, ये लैम्बडा, ठीक है, ये क्या है 108.5 वाला है तो 1/108.5। ये दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 1/30.4 = rz² अपॉन क्या दिया है हमको, m से लेके 1 में आ रही है तो 1/1 -1/m²। हमारे पास ये रिलेशन है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि n की वैल्यू क्या है, हमको क्या निकालना है कि n की वैल्यू क्या है। उसके लिए हमको जो है यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बोलो m की वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर क्या सकते हैं, ये हमारे पास क्या है वेवलेंथ का इक्वेशन, हमारे पास क्या है वेवलेंथ। तब वेवलेंथ को डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं एनर्जी के टर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, hc/λ होता है ना, तो ऊपर हो जाएगा 12, देखो एनर्जी हमको दी भी गई क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हमको 1240/λ, तो 1240 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी 1240 लिख देता हूँ मैं, 1240। ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा 1240, तो ये एनर्जी के टर्म में आ गया आंसर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये एनर्जी के टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, 1240/λ 1240/λ इस तरह से -13.6, देखो सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा -13.6, ओके सॉरी -13.6 इस तरह से हमने एनर्जी के टर्म में लिख दिया। अब हमको चाहिए कि हमको जो है m की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं पता है, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या है कि सॉरी ये दो इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि m की वैल्यू कैंसिल हो जाए, है ना। तो इसको ऐड कर लेता हूँ तो हो जाएगा 1240 डिवाइड बाई 108.5 प्लस 1240 डिवाइड बाई 30.4, दोनों को ऐड कर लिया मैंने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -13.6, तो एज इट इज़ है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों ऐड होगा ना, तो 1/n² -1/m² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 - 1/n², 1 - 1/n² इस तरह से बचेगा। ठीक है, या तो ऐसे बोलो, हाँ 1 - 1/n², ठीक है, यही बच रहा है इस तरह से -13.6 और हमारे पास 1 - 1/n² ऐड कर लिया हमने। देखो n, हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, सिंपली हमको क्या निकालनी है n की वैल्यू। तो सिंपली क्या, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी और वहीं हमारी n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है ना, आई थिंक सो n = 5 निकल के आता है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको क्या होता है कि आपको एग्जाम में लास्ट के टाइम में शिफ्ट करना होता है, आपके पास टाइम बचा हो तो ये क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने बैठोगे आप कुछ ना कुछ इसके अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। देखो 108.5, इसको अगर हम 110 मान लें अप्रॉक्सीमेटली, इस तरह सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको 30 मान लो तो उसको सॉल्व करोगे आप तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 11 से 121 होता है, तो मान लो 11 है ये, ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली 11, हाँ चलो ये क्या हो जाएगा 3 4 ये क्या हो जाएगा 4 और 1 ऐसा कुछ 41 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। और -13 इसको ले लेता हूँ मैं, 1/1 - n²। तो देख लो n² की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, उसके ऊपर से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जिसका आई थिंक सो आंसर इसका n = 5 आता है इस तरह से, लेकिन इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से रफ करता हूँ मैं। सिंपली हमको n = m की जो वैल्यू थे ना, उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करना था बस। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 2000 में आया था जे एडवांस के अंदर। क्या बोला है, इमेजिन एन एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम चार्ज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं
कि इमेजिन अ पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि पार्टिकल प्रोटॉन से बना है और हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका जो मास है वो डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज सेम है। ठीक है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से डबल है, मतलब समझ रहे हो। ऐसा एटम बना है जिसके अंदर बीच में तो प्रोटॉन है लेकिन साइड में जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ऐसे बोलो साइड में जो पार्टिकल है वो उसका मास है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बस सिंपली कर क्या रहा है पता है, जो बोर्स मॉडल है वो देखो, बोर्स मॉडल क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, तो यहाँ पे क्या उन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की लाइक एक स्पीसीज दे दिया है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट विल बी एमिटेड हैज वेवलेंथ लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या नहीं, हमको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो हमको पता है लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, r/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी था ना जब हम इलेक्ट्रॉन पे लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लाइक पार्टिकल है जिसका मास 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉर्मूले के अंदर चेंज क्या होगा, हमको पता क्या है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो hc/λ होता है। पता है एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, क्लियर है। एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और एनर्जी जो है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमने वो फॉर्मूला आपने वो फॉर्मूला दिखा हो तो याद हो आपको, हम इस तरह से फॉर्मूला निकालते थे कि हम कंपेयर करते थे z² अपॉन 4πε0r इक्वल टू mv²/r से कंपेयर करते थे ना, और फिर दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास mvr इक्वल टू nh/2π। ये दो फॉर्मूले से हमको पता चलता था कि हमारे पास जो एनर्जी होती थी ना वो इन्वर्सली क्या यहाँ से देखो हम जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसके ऊपर से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आता है, एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एनर्जी का वाला एनर्जी रेडियस वाला आपको याद होना चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आता है। ओके, इस तरह से तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हो कि देखो रेडियस का फॉर्मूला हमको पता होगा कि n²h²ε0 अपॉन πmz², हमारे पास ये रेडियस निकाल के आता है। ठीक है, इसके ऊपर से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, K1 देखो हो जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात देखो कोई भी एनर्जी निकाल लो आप, मेरे को रेडियस पता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K(Q1Q2/r), K(Q1Q2/r), और r की वैल्यू क्या होगी n²h²ε0 अपॉन πmz²। तो यहाँ से देखो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, बस हमको वो देखना है, बाकी सबसे हमको कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो उससे क्या होगा, अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ रही है तो जो लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो। तो यहाँ से क्या है 1/λ है, तो 1/λ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब अगर आप मास 2 टाइम्स कर रहे हो तो ये जो फॉर्मूला है ना वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अगर मास बढ़ोगे तो 1/λ की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंपली हो जाएगा 2rz² 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इतना बोला है। और क्या बोला है पता है इसके अंदर कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट विल बी एमिटेड, इसके अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी, अगर आपको याद हो कि मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल हो, देखो अगर कोई सीरीज़ की बात नहीं की है, लाइमन बाल्मर कोई सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऐसा बोल रहे हैं। देखो अगर लाइमन की बोलूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस, जैसे लाइमन सीरीज़ के लिए क्या था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n=2 से लेकर n=1 तक। ठीक है, शॉर्टेस्ट एनर्जी जितना ज़्यादा बड़ा चाहिए उतना एनर्जी का डिफरेंस कम, तो लाइमन के लिए ये था। ठीक है, और बाल्मर के लिए क्या था 3 से लेकर 2। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब आप ट्रांजिशन करते हो n=3 से लेकर n=2 तक। आप इसको याद भी कर सकते हो और आप इसको चेक भी कर सकते हो, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आती है n=3 से लेकर n=2 तक। अगर नहीं लिखा हो तो इसको आप नोट कर लो पॉइंट के अंदर। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम ने, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, किसी भी एटम के लिए सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है n=3 से लेकर n=2 तक, इसको आप नोट कर लो। आप चेक भी कर सकते हो, n=3 और 2 की वैल्यू निकालोगे ना तो जो वैल्यू निकलती है सबसे लॉन्गेस्ट आती है। ओके, तो 1/λ इक्वल टू 2rz²। ठीक है, क्या है 2rz² मेड अप ऑफ, इमेजिन एटम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
ओके, फिर क्या है यहाँ पे 1/n1², कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना, तो 3 से लेके 2, तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 5 बाई कितना आ रहा है, 9 माइनस 4 5/36, 10/36 आ रहा है ना, तो 36/10 आर। Z की वैल्यू 1 मान लो, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है तो Z की वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18/5R। क्लियर है, 18/5R। ओके, हाँ नीचे देखो लास्ट लाइन में दिया भी है क्वेश्चन के अंदर कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एज वेवलेंथ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात की है तो Z इक्वल टू 1 डाल दिया हमने, तो 18/5R हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ पड़ गया ना, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ गया होगा कि सिंपली अगर हमको देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पूछ सकते हैं उन लोग, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि उन लोग बोल सकते हैं कि भाई इस तरह से, मतलब कि पार्टिकल इसका मास डबल द प्राइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए, उसके ऊपर से आप ये सब कहानी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगली आयोनाइज्ड मतलब He+, सिंगली आयोनाइज्ड मतलब He+, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी इज 2.2 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम। देखो ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए उसका 2 टाइम एनर्जी इसमें चाहिए हमको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है वो हम सिर्फ इसके लिए लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन He के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर क्या है He+ है, मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर He है मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर हम जो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम नहीं लगा सकते, हम लगा सकते हैं सिर्फ इसके लिए, लेकिन हमको रिलेशन दिया है ना कि जितना एनर्जी इसमें लग रहा है उसका 2.2 टाइम्स इसमें लग रहा है। ठीक है, जितना एनर्जी इसमें लग रहा है उसका 2.2 टाइम्स, मतलब ये जो एनर्जी है वो 2.2 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि एनर्जी इन हीलियम एटम इस एनर्जी इन He+ एटम, एनर्जी इन He+ एटम डिवाइड बाई 2.2, और इसका एनर्जी हम निकाल ही सकते हैं, इसका एनर्जी कितना है। ठीक है, अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हीलियम एटम कंप्लीटली, मतलब हीलियम एटम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालने में। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो ऐसा था, हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होगी एनर्जी इन He+ एनर्जी इन He+। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं कि एनर्जी इन He की जगह पे ये लिख सकता हूँ एनर्जी इन He+ डिवाइड बाई 2.2 प्लस एनर्जी इन He+, क्योंकि इसके अंदर तो हम निकाल सकते हैं, इसके अंदर तो हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम लगा सकते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज दिस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिंगल, अच्छा आयोनाइज कर दे रहा है, मतलब कि n = 1 से लेके n = इन्फिनिटी, तो एनर्जी इन He+ कितना हो जाएगा, एनर्जी इन He+ माइनस 13.6 1/1² माइनस 1/∞। ठीक है, और Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हीलियम एटम है तो Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, Z² 1/1 माइनस 1/∞। ठीक है, आयोनाइज करने के लिए हम इन्फिनिटी भेज दिया उसको। ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी, और पॉजिटिव जो आयोनाइज करने की एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, आपको याद हो तो, है ना। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आती है और आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव आती है, क्योंकि टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है। क्लियर है, 13.6 इंटू Z की वैल्यू 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हीलियम है अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ गई अपना। ठीक है, एनर्जी He+ मिल गई। अब टोटल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी क्या होगा, 13.6 कितना हो जाएगा, 52.24, तो 52.24 डिवाइड बाई 2.2 प्लस 52.24, तो देखो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर 26 आ जाएगा, 26 प्लस 52, 56 26 70, अप्रॉक्सीमेट 70-80 के बीच में कहीं आंसर आएगा अपना, तो जो अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 79। तो ये आंसर कहाँ निकल के आएगा, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 79, चेक कर सकते हैं ना, ये 52.24 है और ये वैल्यू कुछ 20-30 के आसपास आएगी, तो इसमें ऐड करेंगे तो 79 के आसपास आ जाएगा अपना आंसर। ओके,
इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये। पता है इस क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि इसके तरह नहीं लगा सकते अपना वो बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला है, उसके अंदर ही हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको रिलेशन दिया था, इस रिलेशन का यूज़ करके हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ओके चलो इसको रफ कर देते हैं हम। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इन द बोर्स मॉडल ऑफ एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इन द बोर्स मॉडल एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन, कंसिडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन टू बी सर्कुलर लूप करंट लूप, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन nth एक्साइटेड स्टेट। क्या पूछा पता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या पूछा है हमको? मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट और भी सब कांस्टेंट के टर्म में पूछा, E/m ये सब दिया गया है उसके अंदर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आपको याद हो, चैप्टर नंबर 4 में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका होता है I/A होता है, I/A, ठीक है। I क्या होता है? करंट होता है। I क्या होता है? करंट। और एरिया होता है πr²। अगर सर्कल में मूव कर रहा हो, जिसका रेडियस r हो, तो एरिया कितना होता है? πr²। और I क्या होता है? ऑर्बिटिंग करंट होता है। I क्या होता है? ऑर्बिटिंग करंट। लेकिन इसको हमको निकालना है nth एक्साइटेड स्टेट में मैग्नेट के कितना होगा उसको निकालना है हमको। nth एक्साइटेड स्टेट में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा हमको निकालना है। लेकिन I दिया है r, देखो रेडियस तो हमको पता है, रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है। और करंट, ऑर्बिटिंग करंट, करंट क्या होता है? Q/T। करंट क्या होता है? Q/T। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr/v। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो v हो, तो टाइम पीरियड कितना लगता है इसको? 2πr/v। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2πr। और स्पीड कितनी है? v। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? QV/2πr। जो हमारा करंट है ना वो ये हो सकता है। तो यहाँ से ये इक्वल टू हो जाएगा कि QV/2πr इंटू πr², ठीक है। QV/2πr इंटू πr²। यहाँ से एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? QVr/2 ये आ रहा है ना सिंपली। तो देखो यहाँ पे v और r की वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ से हम एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें v और r आता है। तो mvr इक्वल टू nh/2π होता है, mvr इक्वल टू होता है nh/2π। तो यहाँ से v इंटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी? nh/2πm, nh/2πm। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो q इंटू nh/2πm है और नीचे यहाँ भी 2 है, तो हो जाएगा 4πm। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये? QNH/4πm। तो QNH और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E हो जाएगा, ठीक है, E। तो ENH/4πm कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो C ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, सिंपल। देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 3 पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो n² होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो z/n होती है, और एनर्जी जो होता है वो z²/n² होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला रेडियस का याद कराया था आपको कि n² s²ε0/πmz²। ये रेडियस का मतलब कि जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसके ऊपर से आप कुछ भी निकाल सकते हो। चाहे आई होता है ऑर्बिटिंग करंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी की क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया तो क्या करोगे आप? जैसे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0I/2r। तो यहाँ पे भी I और R की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो रिलेशन। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। ओके, चलो इसको रफ करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया? लास्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। क्या बोला? ग्राउंड स्टेट में टाइम पीरियड दिया गया है हमको। टाइम पीरियड इन ग्राउंड स्टेट कितना दिया गया है हमको? 1.6 × 10⁻16 सेकेंड। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में मतलब n = 1 की बात कर रहे हैं ये। तो सिंपली टाइम पीरियड का हमको n के साथ रिलेशन ढूंढना है। तो हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr/v, 2πr/v ये होता है टाइम पीरियड।
तो हो जाएगा आर की वैल्यू क्या होती है n² / z और वी की वैल्यू क्या होती है z/n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n³ / z²। यहाँ से क्या हो जाएगा n³ / z²। मतलब टाइम पीरियड जो हो रहा है ना वो n³ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z की वैल्यू तो सेम ही है बिकॉज दोनों किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। z की वैल्यू सेम है ना, मतलब यहाँ से निकल के आया कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ है। तो हम क्या करता हूँ T1/T2 = n1³ अपॉन n2³ यही हो जाएगा। T1 कितना दिया है 1.6 × 10⁻16। T2 हमको नहीं पता। n1 कितना है, ग्राउंड था मतलब 1 और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड मतलब 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो T2 की वैल्यू आ रही है वो 1.6 × 8 × 10⁻16 ये आ रही है। ठीक है यहाँ पे। ठीक है, हमको टाइम पीरियड नहीं पूछा है, हमको पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा F2 = हो जाएगा 1/T2। तो हो जाएगा 1/16 × 8 × 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, -16 को ऊपर ले आया तो हो जाएगा 10⁻16। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 16 × 8 यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 16 × 8, यहाँ से इसको क्या करता हूँ पता है, इसको 14 कर लेता हूँ और 2 0 यहाँ पे ले आता हूँ तो 1000। ठीक है, यहाँ पे 16 रहने दो, 16 ही रहने दो, × 10⁻14 / 128। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 7 के आसपास आएगा। ठीक है, 128 7 से 8 ऐसा कुछ आएगा। तो 7.8 वाला अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7.8 × 10⁻14, 7.8 × 10⁻14 ये आंसर अपना मैच कर जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पॉज करना था। जितने क्वेश्चन आए थे मतलब जो वेरिएशन पॉसिबल है ये क्वेश्चन के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते आपको। बस आपको जितने कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं दो रैपिड फायर राउंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकते इसके अंदर। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है लेकिन उसको आप हैंडल कर लोगे। ओके, तो आई होप सो आज का रैपिड फायर राउंड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।